ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम क्या किया था हम लोगों ने?
So Quinkys tube. हाँ, क्विंकीज ट्यूब मैंने बताया था। क्विंकीज ट्यूब हमने किया था, वो वॉल से रिफ्लेक्शन वाला किया था, मैक्सिमा वाला, राइट? Yes, sir. Basically, you have to calculate the path difference between two waves and then take the difference and then check whether it's an integer multiple of wavelength or not, right? क्विंकीज ट्यूब हो गया, रेजोनेंस ट्यूब हो गया। एक चीज और भी होती है, ये कभी तुम देख सकते हो किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा, मगर उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और स्टिल एक चीज होता है कुंस ट्यूब। कुंस ट्यूब का लॉजिक बेसिकली ये है, ये स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करने के लिए होता है। एक ट्यूब रहता है जो कि सी थ्रू रहता है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि एक इसको फिल कर देते हैं, ये बॉटम को, ये काफी पुराना सा चीज है मगर स्टिल, इसके बॉटम को फिल कर देते हैं एक फाइन पाउडर से। मतलब पूरा नहीं फिल करते हैं, बॉटम पे होता है वो, जैसे वो कैरम का पाउडर होता है वैसा एक फाइन पाउडर होता है ये, ठीक है। एंड देन स्टैंडिंग वेव्स ऑफ साउंड आर सेट अप इन इट, मे बी द थर्ड हार्मोनिक, मे बी वॉट एवर, ठीक है। तुम ट्यूनिंग फोक से इसमें सेटअप कर देते हो, जैसे भी सेटअप कर देते हो। जब इसमें स्टैंडिंग वेव बन जाती है, तो फिर रिमेंबर वो क्लैडनी प्लेट्स में ही मैंने बताया था तुमको, सिमिलर लॉजिक ऑपरेट करती है कि जब इसमें स्टैंडिंग वेव बन जाती है तो कहीं कहीं पर उसका नोड बनता है और कहीं कहीं पर एंटी नोड बनता है, और कोई भी दो एडजेसेंट नोड जो है हाफ वेवलेंथ से सेपरेटेड होते हैं, या एक नोड और एडजेसेंट एंटी नोड जो है वेवलेंथ बाय 4 से सेपरेटेड होते हैं। तो क्या होता है कि पे वहां पे बेसिकली क्या है कि गैस जो है ज्यादा मूव अराउंड नहीं कर रहा है, क्योंकि सब लैग कर रहे हो। Awesome. हाँ अभी आवाज आ रही है, सिर्फ क्रैक हो रहा है थोड़ा। ठीक है। अभी बराबर है थोड़ा, हाँ सर। ठीक है। तो जहां जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड बन जाता है उधर में बेसिकली गैस का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो रहा होता है, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है उधर गैस काफी वायलेंटली ऑसिलेट कर रही होती है। तो बेसिकली उधर का जो पाउडर है उसको वो दोनों तरफ स्वीप कर देती है। आई मीन हाफ ऑफ इट इज स्वेप्ट टू दिस साइड का नोड एंड हाफ ऑफ इट इज स्वेप्ट टू दैट साइड का नोड, एंड दैट हैपेंस एट एवरी एंटी नोड। ऐसा झाड़ू जैसा लगा देता है वो दोनों तरफ। तो पाइल्स बन जाते हैं पाउडर के इन दी प्लेसेस वेयर देर आर nodes of displacement, इस टाइप से, राइट?
इस टाइप से जो है and then of course because these are visible from the outside you can measure this distance physically, usually marking रहता है पाइप पे, but इससे जो है हम λ/2 पता कर लेते हैं, therefore लैम्डा पता कर लेते हैं। ठीक है, पाउडर कलेक्ट्स एट डिस्प्लेसमेंट नोड्स। तो फ्रीक्वेंसी तो हमको पता ही होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से हम इसको रेजोनेंस में रख रहे हैं, मान लो f है, और वेवलेंथ हमने डिटरमिन कर लिया एक्सपेरिमेंटली मेजर करके, तो देयरफॉर f लैम्डा इक्वल टू c से हमें स्पीड मिल जाता है। ठीक है, Sir, it won't be exactly λ/2, right? why why There could be some error, right? Like, हाँ ऑफ कोर्स एरर तो हर एक्सपेरिमेंट में होता है, वो तो एक नेचुरली अकरिंग इवेंट है, मेजरमेंट करने में एरर है, और तो एरर को भी क्वांटिफाई करना पॉसिबल होता है। अब हम एरर का भी बाउंड्री निकाल सकते हैं, एरर का रेंज एस्टिमेट कर सकते हैं, एरर की भी एनालिसिस होती है, कितना कॉन्फिडेंस है हमें हमारे रिजल्ट में, 95% 99%, वो सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं ऑलरेडी, बट एंड इट्स अ क्रूड मेथड, इट्स नॉट अ वेरी प्रिसाइज मेथड, ये सब ओल्ड चीजें हैं अब, लेकिन है लिंगर अराउंड कर रहे हैं सिलेबस में, तो ठीक है। सो सिंपल सा लॉजिक है इसमें, बस पता होना चाहिए, अब कहीं प्रॉब्लम में आ जाए। वैसे जनरली तो ये आईआईटी में तो कोई नहीं पूछता है, लेकिन अब किसी उसमें तुम देखो और लिखा है कुंट्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में नोड पाउडर के पीक्स पाए गए, तो अब पता चलना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट से कि क्या हो रहा था उधर, बस इतना ही जानना जरूरी है। ऑलराइट, तो अब जो है हम आ जाते हैं अपना सेकेंड टू लास्ट टॉपिक पे इन साउंड, which is called the Doppler effect. डॉपलर इफेक्ट हर वेव की प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली, लाइट में भी डॉपलर इफेक्ट होता है, लेकिन लाइट का डॉपलर इफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, सो वी आर स्टडीइंग इट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउंड, बट इट इज ट्रू फॉर ऑल वेव्स। द डॉपलर इफेक्ट इज बेसिकली द एपरेंट चेंज, एपरेंट मतलब जो लग रहा है, जो परसीव हो रहा है, change in the frequency of sound in general waves due to relative motion between source and detector. ठीक है, तो अब डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जब सोर्स मूव कर रहा होता है या जब हम मूव कर रहे होते हैं, यूजुअली हम नॉर्मल लाइफ में तो सोर्स के मोशन से ही देखते हैं इसको होते हुए, लेकिन अगर हम भी मूव कर रहे हैं तो हमारे लिए भी यूजुअली हम लोग खुद से इतना फास्ट नहीं मूव कर रहे होते हैं, वरना हम भी कर सकते हैं। आई मीन इफ यू आर गोइंग इन अ कार एंड देयर इज and you're driving fast and then there is maybe by the side of the road there is a siren which is going at some frequency, then when you are approaching it you hear a different kind of sound as you get closer and closer, and then as you the moment you cross past it, जैसे तुम उससे, तो मतलब अगर इधर सोर्स है, वो सायरन इधर है और तुम बाय द रोड ड्राइव करते हुए जा रहे हो, तो जब तक तुम ये लाइन नहीं क्रॉस कर लेते हो, ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले जो है तुम्हारा वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इज टुवर्ड्स द सोर्स, सो इट इज अ basically relative approach between source and detector. Once you cross this line and you keep moving, then your velocity has a component going away from the source, so it's a receding scenario. So as long as if you have a component of your velocity or maybe your entire velocity also, हो सकता है तुम सीधे उसकी तरफ जा रहे हो, but the point is if you have any component of velocity towards a source of sound, you will hear a sound
सायरन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, बट तुम्हें एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी जो एफ नॉट से हायर होगी। तो जस्ट लाइक कोई व्हीकल बहुत दूर से आके स्पीड में हम लोग के पास से निकलती है तो जो आवाज का ट्रांजिशन आता है वही डॉपलर इफेक्ट है। हाँ, और इधर जो तुम्हें फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी वो एफ नॉट से कम होगी। ये ध्यान रखना इसमें जरूरी है टू नॉट कंफ्यूज इट विद अनदर इफेक्ट, to not confuse it with another effect which is simply the change in the loudness of sound. देखो ऑब्वियसली अगर कोई सोर्स है या तुम डिटेक्टर हो या तुम ही सोर्स हो, तुम ही मूव कर रहे हो, if you are getting closer to the source of sound, whether it's the source that is coming towards you or whether you are going towards the source, the sound will also become louder, right? That is simply a matter of the fact कि जब तुम सोर्स के क्लोजर हो गए, हमने डिस्कस किया था, तो जो वेव का एनर्जी फैलेगा वो एक इसमें फैलेगा स्फेरिकल रीजन में, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है, 1/r² होती जाती है। तो वो तो नेचुरल चीज है कि विद डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स यू विल हियर अ डिफरेंट लाउडनेस, राइट? वो हमने प्लेन वाला प्रॉब्लम भी किया था। That is not what Doppler effect is. Doppler effect is not about the change of the loudness of sound. Loudness has to do with intensity and intensity has to do with amplitude. That's a different affair. Amplitude बढ़ रहा है कम रहा है, मेरे को loud लग रहा है, quiet लग रहा है, that will naturally happen. वो Doppler effect नहीं है। Doppler effect है frequency change हो जाती है। Frequency मतलब sound का जो pitch है कि वो high pitch सुनाई देगा तुम्हें, मतलब वो अगर bass type sound है तो एकदम sharp sound सुनाई देगा जब तुम उसको approach कर रहे हो, और जब तुम उससे रिसीड कर रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, लोअर बेस टाइप का साउंड सुनाई देगा। इट्स द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ साउंड, नॉट अ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ साउंड, राइट? और इसको तुम ऐसे ही देख सकते हो कि तुम इससे आइडिया लगा लो कि मान लो कि मैं बोलूं ये दोनों ड्राइंग मैंने बनाया है गाड़ी का इस लाइन से इक्वी डिस्टेंट है, तो ऑब्वियसली सायरन से इक्वी डिस्टेंट है दोनों केसेस में, तो लाउडनेस तो बराबर ही सुनता होगा इसको इस समय, दोनों समय, क्योंकि इक्वली डिस्टेंट है फ्रॉम द सोर्स। तो इट्स नॉट, इस पर्टिकुलर केस में तो लाउडनेस भी सेम सुनाई देती होगी, मतलब कितना जोर से सुनाई दे रहा है वो दोनों केस में बराबर होगा, लेकिन जिस टाइप का साउंड सुनाई देगा, जो क्वालिटी ऑफ साउंड सुनाई देगा वो दोनों केस में डिफरेंट होगा। ये शार्प और हाई पिच सुनाई देगा और ये लो और बेस टाइप साउंड सुनाई देगा, राइट? जब Yes. रिलेटिव अप्रोच हो रही होती है, जब रिलेटिव अप्रोच हो रही होती है तो उससे जो है हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, और जब रिलेटिव सेपरेशन हो रही होती है तो उससे लो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होती है। ठीक है, सो इट्स अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। नाउ सर 1 मिनट रुका सकते हैं? So your screen. दिख रहा है भी बराबर? हाँ सर। ठीक है, अच्छा, तो पहली चीज तो ये है कि हम इसको क्या करेंगे, एक सिंगल फॉर्मूला है डॉपलर इफेक्ट का और वो केस में अप्लाई होता है, चाहे सोर्स मूव कर रहा हो, चाहे डिटेक्टर मूव कर रहा हो, चाहे दोनों मूव कर रहे हो। बट मैं इसको केस केस बेसिस पे करूंगा तो उससे तुम्हें पता भी चलेगा कि मैकेनिज्म क्या है डॉपलर इफेक्ट का। बेसिक आइडिया ये है कि पहले मैं एक केस ले लेता हूं, नहीं प्रेरित कुंड ट्यूब के लिए और कुछ नहीं है। स्टेशनरी सोर्स, मूविंग डिटेक्टर, फिर मैं ले लूंगा मूविंग सोर्स, स्टेशनरी डिटेक्टर, और फिर इनको कंबाइन करके एक सिंगल फॉर्मूला बना दूंगा जिसमें कोई भी चल रहा हो सकता है, नहीं भी चल रहा हो सकता है। ठीक है, स्टेशनरी सोर्स, मूविंग डिटेक्टर। तो क्या हो रहा है कि अगर तुम्हारा सोर्स स्टेशनरी है तो वो वेव्स छोड़ रहा है रीजन में। वेव्स जो है, क्योंकि वो ऐसा सोचो कि वो रिपल्स ऑन अ पॉन्ड टाइप है, ठीक है, ऐसे करके, तो वो हर एक फिक्स्ड इंटरवल पे जो उसका टाइम पीरियड है उस पे ऐसे पानी को टैप कर रहा है,
और उससे रिपल निकलता है, रिपल निकलता है, रिपल निकलता है, और क्योंकि रिपल्स का स्पीड कांस्टेंट है तो कोई भी दो एडजेसेंट रिपल्स के बीच में इक्वल स्पेसिंग होती है, and these are your waves. I mean, I'm explaining sound, but you can think of it as ripples on a pulse. Right? अब यहाँ पे तुम्हारा डिटेक्टर है, मान लो पहले डिटेक्टर भी स्टेशनरी है, डिटेक्टर इज लेट्स से अ डक, तो हम साउंड डिटेक्शन को बेसिकली मिमिक कर रहे हैं as the duck bobbing up and down on the water. The more rapidly the duck bobs, the higher the frequency of the waves that it is apparently receiving. Whether or not it is actually higher, it might. तो पहला केस जिसमें डक स्टेशनरी, उसमें तो कुछ बोलना नहीं है भाई, जितना इनके बीच में स्पेसिंग है उसको तुम वेवलेंथ बोलते होगे, और ये वेव्स जो है हर तरफ जा रहे हैं सी से, विच इज द स्पीड ऑफ साउंड और वेव। तो मान लो जब इसको एक वेव हिट करेगा तो दूसरा वेव हिट करे उसके कितना देर बाद हिट करेगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बट दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, क्योंकि ये तो सोर्स का ही फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट है कि एफ नॉट लैम्डा इज सी, मतलब सोर्स What is lambda? लैम्डा इज दिस पीक टू पीक डिस्टेंस, हाँ बराबर। ठीक है? तो यानी सोर्स का फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा, कोई बहुत डीप बात नहीं है, जिस रेट से वो टैप कर रहा है उसी रेट से ये बॉब करेगा, करेक्ट? बट नाउ इमेजिन कि अब ये मूव कर रहा है, if S is stationary, the time between receiving two of the pulses is this, which is inverse of the natural frequency, therefore it receives the natural frequency of the source. But now if the source is also moving, let's say with V source, V detector, sorry, तब क्या होगा? तब जब उसको एक पल्स मिलेगी तब से उसका क्लॉक चालू करो, तो अगली पल्स जो उसको मिलने वाली है, अगली जो क्रेस्ट आने वाली है, वो लैम्डा डिस्टेंस दूर है उससे, और वो सी की तरफ आ रही है, लेकिन तो वो C plus V detector ले लेंगे। करेक्ट, लेकिन वो खुद VD से उसकी तरफ जा रहा है, तो D is stationary. If D is moving towards S at VD, तब दो पल्सेस के बीच में क्या टाइम इंटरवल आएगा? लैम्डा का डिस्टेंस कवर होगा C plus VD स्पीड से, और ये 1/f0 नहीं है, तो ये 1/f prime है, which is what is received by the, therefore the frequency that the duck dances at is actually different from the frequency that is actually emitted. You understand? Yes. And this I can rewrite as लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ C/f0 बराबर, F0 plus VD हो गया। तो C VD by प्लस VD बाय C टाइम्स f0 हो जाएगा, मतलब f0 से ज्यादा तो हो गया, बढ़ गई ये फ्रीक्वेंसी, ये फैक्टर 1 से बड़ा है। अगर ये अवे जा रहा होता तो VD नेगेटिव साइन के साथ डाल देते तो ये फैक्टर 1 से कम हो जाता, तो ये जब दूर जाता तो वेव्स को इसको कैचअप करना पड़ता, तो दो क्रेस्ट के इस तक पहुंचने, दो क्रेस्ट के इसको हिट करने के बीच में लंबा इंटरवल इसको एक्सपीरियंस होता, तो इसको लगता कि लो फ्रीक्वेंसी सोर्स है, मतलब अगर ये भूल जाए कि ये खुद मूव कर रहा है, तो जब एक क्रेस्ट इसको हिट करता तो दूसरा लैम्डा पीछे होता और सी से आ रहा होता, और ये खुद भाग रहा होता VD से, तो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल होता C माइनस VD स्पीड से काफी देर के बाद, तब इसको दूसरी क्रेस्ट हिट करती, तो अगर ये भूल जाए कि ये चल रहा है तो इसके हिसाब से एक वहां पे एक लो फ्रीक्वेंसी सोर्स लगी हुई है, आई मीन एक्चुअली वो हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स है, बट क्योंकि ये दूर जा रहा है तो इसको लो फ्रीक्वेंसी सोर्स लग रही। ठीक है, सबको ये समझा लॉजिक? Yes, sir. Yes. Alright. अब दूसरा केस ले लो। सर और S is moving to the right तो सेम हो जाएगा ना? हाँ, माइनस साइन हो जाएगा ना VD का, नहीं सेम नहीं होगा, अभी वही मूविंग सोर्स वाला ही बता रहे हैं ना। मूविंग सोर्स में एक फंडामेंटली चीज डिफरेंट हो जाती है, पता नहीं मैं स्टेशनरी का स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, स्टेशनरी, मूविंग सोर्स स्टेशनरी डिटेक्टर। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें ये हो जाएगा कि सोर्स को हम कैसे सोच रहे हैं, somebody is tapping finger on the water surface, राइट? लेकिन अब अगर वो टैपिंग फिंगर खुद इधर VS से जा रही है, लेट्स से टुवर्ड्स द डिटेक्टर, डिटेक्टर फिक्स्ड है, डक उधर ही बैठी हुई है,
लेकिन अगर वो फिंगर कॉन्स्टेंटली चलती रहती है और फिर हर टाइम इंटरवल के बाद टैप भी करती है, तो क्या होगा कि जो उससे रिपल्स निकलेंगे वो ऐसे दिखाई देंगे। मैं पहले बना देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सोर्स की टैपिंग जो होगी वो इसलिए होगा क्योंकि इसने पहले यहाँ पे टैप किया होगा, तो ये वेव निकला। अब अज्यूमिंग कि सोर्स जो है वेव से फास्टर नहीं जाता है, यानी जो हमारा बॉडी है वो स्पीड ऑफ साउंड से स्लोअर चलता है, सुपरसोनिक नहीं है, तो जितना देर में ये रिपल यहाँ पहुंचा होगा उतना देर में ये सोर्स थोड़ा आगे पहुंच गया होगा। मतलब जहाँ पिछले सर्कल का सेंटर है उससे थोड़ा ऑफ, एकदम वहां तक तो नहीं पहुंच गया होगा। वेव इज अज्यूम टू बी गोइंग मच फास्टर देन द सोर्स इज मूव, तो वो तब तक वो पहला रिपल जो है वो वहां पहुंच गया है और ये सोर्स भी उस सेंटर से थोड़ा ऑफ हो गया है। अब एक टाइम पीरियड हो गया इसका, तो इसका तो फिक्स है, एक टाइम पीरियड के बाद टैप करना है। टैप किया इसने, लेकिन वो सेंटर थोड़ा ऑफ है, तो जो अगला रिपल निकला वो थोड़ा सा राइट शिफ्टेड सेंटर से निकलेगा। फिर वो रिपल निकल रहा है और ये और राइट जा रहा है, फिर ये अपने एक पीरियड के बाद टैप करेगा तो एक और रिपल निकलेगा जो थोड़ा और राइट सेंटर्ड है ऐसे। अगर ये स्पीड ऑफ साउंड से ही चल रहा है, वेव की स्पीड के साथ ही चल रहा है, तो एक्चुअली ये यहाँ पाया जाएगा और ये सारे क्रेस्ट एक ही जगह होंगे ऑलमोस्ट। यू ऑल फॉलो दिस? So can Yes, you repeat the sir. last statement? If the source is moving across the water at the speed of the wave, then obviously पहला बार इसने जब टैप किया होगा और ये इस तरफ जा रहा है, तो बिल्कुल क्रेस्ट जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से जा रहा होगा ना, ये हाँ, करेक्ट। उसी स्पीड से अगर चल रहा है। फिर जब ये नेक्स्ट टाइम टैप करेगा तो वहां से एक गोला निकलेगा, लेकिन उस गोले का क्रेस्ट भी उसी स्पीड से चल रहा होगा और ये क्रेस्ट भी उसी स्पीड से चल रहा होगा। तो Yes, sir. वो दोनों क्रेस्ट इस तरफ साथ में रहेंगे और ये भी उनके साथ में ही जा रहा होगा। गोला इधर बड़ा भी हो रहा होगा, दोनों गोले, लेकिन ये गोले बेसिकली सब टच हो जाएंगे यहाँ पर, अगर ये एग्जैक्टली स्पीड ऑफ वेव पे जा रहे हैं तो। Understood, sir. राइट? एंड इफ इट गोज फास्टर देन द वेव, देन ऑफ कोर्स एक गोला और दूसरा गोला आपस में इंटरसेक्टिंग होंगे, वो अंडर कंटेन नहीं होगा। होगा ये कि जब इसने पहली बार टैप किया तो गोला बड़ा होने लगा, लेकिन ये गोले से भी फास्टर जा रहा है, तो ये उसके आगे निकल गया है, गोला पीछे रह गया है। अब नेक्स्ट टाइम जब ये टैप करेगा तो उस अगला गोला का सेंटर इस सर्कल से बाहर आएगा, तो फिर वो इस टाइप का सिचुएशन बनेगा। दैट्स अ सुपरसोनिक सिनेरियो, बट ठीक है, लीविंग दैट असाइड, माय पॉइंट इज कि यू कैन सी कि अब जो डक है तुम्हारा पानी पे बॉब करने वाला है, तो नेचुरली ऑल्दो इसका फ्रीक्वेंसी तो वही फ्रीक्वेंसी है जिससे हमेशा टैप करता था, यानी इसका इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, लेकिन इसके मोशन के कारण वेव्स इधर बंच हो गए, तो जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट हो गई है। लेकिन वेव चल तो सी से ही रहा है क्योंकि इस मीडियम में स्पीड सी है, तो जब ये इसके नीचे से जाएंगे डक के, तो डक काफी रैपिडिटी से डांस करेगा। डक को लगेगा कि वहां पे एक ही स्टेशनरी बैठा हुआ कोई हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स चालू है। ये समझा तुम लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Right? So the wavelength we will find is actually smaller than the default wavelength. सो वो लगा सकते हैं क्या इलेप्टिकल ऑर्बिट जैसा कि a+a/2 है, मेजर एक्सिस बाय 2? नहीं, वैसा कुछ नहीं करो, डायरेक्टली सिंपल सी बात है। अब मेरे को मान लो, अब इसको मान लो एक पीक मिला, एक क्रेस्ट मिला, और सोर्स तुम्हारा वीएस से चल रहा है ना, वीएस से सोर्स चल रहा है, तो मैं लैम्डा प्राइम पहले कैलकुलेट करता हूँ। तुम सोचो कि मान लो एक क्रेस्ट जो है आके डिटेक्टर को लगी, या रादर ऐसे सोचो कि सोर्स ने अभी किसी इंस्टेंट पे एक गोला छोड़ा, तो उसकी क्रेस्ट भाग रही है कितना से, सी का स्पीड से, c-vs, और सोर्स पीछे भाग रहा है उसके वीएस से। तो अगर एक टाइम पीरियड के बाद सोर्स फिर से टैप करने वाला है, तो जितना देर में, अगर मान लो एक टाइम पीरियड में एक सोर्स ने एक क्रेस्ट एमिट किया, सोर्स यहाँ था मान लो, अब एक छोटा ड्राइंग बना रहा हूँ, सोर्स ने एक क्रेस्ट एमिट किया इस तरफ, ठीक है, t=0 पे, और ये क्रेस्ट जो है सी से जा रहा है और सोर्स जो है वीएस से जा रहा है। एक टाइम पीरियड में ये क्रेस्ट जो है कितना आगे पहुंच गया होगा? एक टाइम पीरियड अगर टी है तो ये क्रेस्ट वहां से सी टी पहुंच गया होगा, अग्रीड? Yes, sir. लेकिन उतना देर में तुम्हारा सोर्स कहाँ पहुंच गया होगा? vst, वीएसटी पहुंच गया होगा। तो अब जब वो सेकेंड क्रेस्ट एमिट करेगा, तो दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया, वो शॉर्टन हो गया। अगर ये स्टेशनरी होके इनको एमिट कर रहा होता तो एक टाइम पीरियड के बाद एमिट करता और वहीं पे रह के करता,
तो एक टाइम पीरियड में तुम्हारा पहला क्रेस्ट सीटी चला गया होता और फिर दूसरा क्रेस्ट एमिट होता, तो दोनों के बीच में सीटी स्पेसिंग होता, सीटी ही लैम्डा होता है, बेसिक लैम्डा नॉट जो वेवलेंथ है उसकी। लेकिन क्योंकि तुम्हारा सोर्स भी पीछे से फॉलो कर रहा है, तो जितना देर में तुम्हारा पहला क्रेस्ट सीटी पहुंचा उतना देर में सोर्स वीएसटी पहुंच गया। अब जब वो फिर से टैप करेगा तो अगला क्रेस्ट निकलेगा, तो दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा और वो स्पेसिंग जो है सीटी माइनस वीएसटी हो जाएगा। सब लोग समझ गए ये चीज? यस सर। तो देयरफॉर जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी अब डिटेक्टर को, वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सी बाय एपरेंट वेवलेंथ, क्योंकि जो भी एपरेंट वेवलेंथ है और जो भी एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उनमें रिलेशनशिप तो वही है कि एफ लैम्डा सी है। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ सी बाय सी माइनस वी एस बाय टी, और 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ नॉट, क्योंकि वो तो उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड पे वो करता है, ऑसिलेट करता है। So this can then be written So as just a second. f prime is equals to c by c minus vs times f naught. So this is the formula for the case where the source is moving and the detector is stationary, and you can compare it to the formula when the source is stationary and the detector is moving. एक केस में c plus vd ऊपर आ जाता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, एक केस में c minus vs नीचे आ जा रहा है तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है। लेकिन दोनों केसेस में एक फंडामेंटल डिफरेंस ध्यान रखो, इस केस में वेवलेंथ के साथ कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रही है, ये डिटेक्टर मूविंग है तो इसको ज्यादा जल्दी वो क्रेस्ट्स मिल रहे हैं, बट दे आर एक्चुअली स्टिल इवनली स्पेस्ड। इस केस में एक्चुअली साउंड वेवलेंथ चेंज हो गया होता है मीडियम में, तो अब सोर्स अगर स्टेशनरी भी है तो भी उसको एक रिड्यूस्ड वेवलेंथ मिलेगा। आई मीन डिपेंड करता है, अगर ये डिटेक्टर इस तरफ होता तो इसको इंक्रीज वेवलेंथ मिलता, ये धीरे 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 बाउंस करता। जोटा किधर बैठा होगा उसको काफी स्पेसिंग पे मिलेगा, तो उसको लगेगा लो फ्रीक्वेंसी सोर्स है, क्योंकि सोर्स उससे दूर जा रही है। इसकी तरफ सोर्स आ रहा है तो इसकी तरफ बंच हो गया ये, तो ये ज्यादा रैपिडली डांस करेगा तो इसको लगेगा हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स है। किसी और एंगल पे होगा तो डिपेंड करेगा कि कितना स्पेसिंग मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फील होगी, ऐसे ऐसे रिड्यूस होते होते यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी फील होगी, राइट। अगेंस्ट द मोशन अगर डिटेक्टर बैठा है तो उसको लोएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देगा, राइट। इन द फेस ऑफ मोशन बैठा है तो उसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, और किसी और एंगल पे ऐसे रिड्यूस होता होगा। पॉइंट ये है इस केस में और इस केस में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ध्यान रख लो, वो ये है कि इन द केस व्हेन द सोर्स इज स्टेशनरी the sound is actually not changed, it is only perceived differently by the detector due to its own motion. Since it's moving, it sees the crests more rapidly than they actually are. In the case of the source moving, the crests are actually closer together. The nature of the sound in the medium is itself changed by the motion of the source, and then the detector experiences that change depending on where it is located. So note कर लो ये चीज। So लास्ट टाइम में हमने टी को कैसे एलिमिनेट किया? 1/t फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है ना वो उसका, Right. तो उसका उल्टा उसकी Yes. नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो एफ नॉट हो गया वो। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विद स्टेशनरी सोर्स sound lambda and f are not actually modified, only experienced as such by a moving detector. But if the source is moving, sound wavelength and frequency in the medium are actually modified, are not actually modified, are actually modified. ठीक है। अब जो जनरल केस है जिसमें सोर्स भी मूव कर सकता है, डिटेक्टर भी, कि भाई सोर्स भी आ रहा है तो इधर के रिपल भी बंच हो गए और फिर डिटेक्टर भी चलता हुआ आ रहा है, तो वो ऑलरेडी बंच्ड रिपल्स हैं और उन पे वो फास्ट जा भी रहा है, तो और ज्यादा रैपिडिटी से ऑसिलेट करेगा, राइट। तो जो कॉम्बिनेशन है, जो जनरल फॉर्मूला है, वो फिर ये है, यही तुम्हें यूज करना है, तुम्हें वो दोनों अलग अलग से नहीं याद रखने, बस इनको कंबाइन कर देते हैं हम। जनरल केस फॉर्मूला है कि द एपरेंट फ्रीक्वेंसी is c plus vd in the numerator and c minus vs in the denominator,
times the default frequency of the source. This is the only formula you need to remember for Doppler effect, not the other ones because they are special cases of it. So basically सब relative motion जैसा ही है ना? हाँ, सब रिलेटिव मोशन की वजह से। तो अब जो है इसमें अगर तुम बोलोगे कि डिटेक्टर मूव नहीं कर रहा है तो VD डाल दो 0, तो वो वाला केस हो गया विद सोर्स मूविंग। अगर तुम बोलोगे सोर्स नहीं मूव कर रहा है तो इसको 0 डाल दो, तो वाला केस हो गया। दोनों मूव कर रहे हैं तो भी ये हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो याद रखना है तुमको, F0 is the default frequency of the source. And F prime is the apparent frequency perceived by detector. ठीक है, क्लियर? अच्छा, लेकिन इसको लगाते टाइम एक चीज और ध्यान में रखनी होती है, तो वो मैं और बताया तो फिर हम प्रॉब्लम्स कर सकते हैं इसमें। अच्छा, लेट मी बिफोर दैट से वन मोर थिंग, ठीक है? या rather let me give you some problems, you can do some problems and then we can discuss that. Just to be able to apply this formula, there is a sign convention in the sense of, और कोई बहुत भयानक साइन कन्वेंशन नहीं है, बहुत ही एलिमेंटरी सा आइडिया है, क्योंकि ये डिसाइड करना रहेगा कि भाई वो इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, तो किसको पॉजिटिव कब लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, क्योंकि चार पॉसिबिलिटीज है। आई मीन 4 पॉसिबिलिटीज कह लो या 3 पॉसिबिलिटीज कह लो, बेसिकली या तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, या सोर्स उधर भाग रहा है, डिटेक्टर उधर ही जा रहा है, या सोर्स इधर भाग रहा है, डिटेक्टर उधर ही जा रहा है, या दोनों ऐसे जा रहे हैं। तो किसमें प्लस किसमें माइनस लगाएंगे, VD और VS का क्या साइन लगेगा? हाँ प्रेरित, एक मिनट रुक जाओ। वो कैसे डिसाइड होता है कि तुम्हें क्या करना है कि जो भी तुम प्रॉब्लम कर रहे हो, हमारे सिलेबस में जनरली स्पीकिंग 1 डायमेंशनल डॉपलर है। वैसे 2D का भी केस आ सकता है, वो मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन इन जनरल 1 डायमेंशनल डॉपलर है। वैसे भी 2D को तुम 1D बना सकते हो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द, like if the source is going this way, the detector is going that way, they are not on the same, but their velocity component is on the line joining the two, and then on that line you can think of it as 1D Doppler effect. So in any case, basically every problem has some source and some detector. What you are supposed to do is you are supposed to put a cross in the middle. I mean ये तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, क्रॉस लगाओ नहीं लगाओ तुम्हारी इच्छा है। पॉइंट ये है कि जिसका भी स्पीड क्रॉस की तरफ होगा, जब तुम इसका वेलोसिटी वेक्टर लगाओगे इन पे, जिसका भी वेलोसिटी एम्ड एट द क्रॉस होगा, वो तुम्हें यहाँ पे प्लस साइन के साथ डालना है, और जिसका भी अवे पॉइंटिंग फ्रॉम द क्रॉस होगा, वो तुम्हें यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? तो बहुत बेसिक्स आइडिया है। टेक्निकली ये है कि हाँ ओम वैसे कह सकते हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं लिखना चाह रहा था। एंड भव्य आगे पढ़ते हैं उसको, अभी 2D डॉपलर आगे डिस्कस करेंगे। ओम मैं उसको वैसे नहीं बोलना चाह रहा था बिकॉज उसमें एक कंफ्यूजिंग केस ही हो सकता है कि अप्रोचिंग ईच अदर ऐसे भी अराइज हो सकती है कि सोर्स जो है तुम्हारा जा रहा है मान लो 80 से और डिटेक्टर जा रहा है 30 से, तो ये अप्रोच ही कर रहे हैं एक दूसरे को, इनके बीच का सेपरेशन कम होने वाला है ओवर टाइम, लेकिन तब भी ये डिटेक्टर का वेलोसिटी नेगेटिव ही लेना होगा तुम्हें। मतलब हम ऐसे नहीं याद रखेंगे इसको कि अगर उन अप्रोच हो रहा है उनका तो पॉजिटिव ले लो और सेपरेशन हो रहा है तो नेगेटिव ले लो, क्योंकि अप्रोच का एक केस ये भी है कि दोनों इस तरफ जा रहे हैं लेकिन ये फास्टर आ रहा है। यू ऑल फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes, sir. बेसिक लॉजिक बस इतना सही है कि दोनों की वेलोसिटी अगर दूसरे की तरफ पॉइंट, जिसकी भी वेलोसिटी दूसरे वाले की तरफ पॉइंटेड है वो पॉजिटिव है, और जिसकी दूसरे से अवे पॉइंटेड है वो नेगेटिव है। तो मैंने क्रॉस ऐसे ही लगा दिया बीच में एज एन आइडेंटिफायर, द पॉइंट इज सिंपली दैट। ठीक है, तो अब जो है प्रेरित देख ले पीछे वाला पेज, फिर एक प्रॉब्लम देता हूं मैं। डन सर। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये कर लेते हैं पहले तो कि डॉपलर में थोड़े 2-3 टाइप के वेरिएशंस होते हैं, सो विल कवर ऑल ऑफ देम। पहले तो एक बेसिक प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये एक चोर है जो भाग रहा है चोरी करके, ठीक है, मान लो मोटरसाइकिल पे, और ये इस तरफ जा रहा है, इधर एक स्टेशनरी सायरन है, ठीक है,
जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 176 हर्ट्ज। ठीक, बराबर। और इसको पुलिस चेस कर रही है। तो पुलिस जो है इसको चेस कर रही है, पुलिस की भी सायरन लगी है ऊपर से, वो भी बजा रहे हैं उसको। उनका सायरन है 165 हर्ट्ज। ठीक है। और पुलिस जो है, लेट्स से, या चोर जो है, चोर का जो स्पीड है वो तुम ले लो 11 मीटर पर सेकेंड, और पुलिस जो है इसको पकड़ने वाली है सक्सेसफुली, तो उनका स्पीड है 22 मीटर पर सेकेंड। सो दे आर गोइंग टू कैच अप टू द थीफ इन अ वाइल, राइट। और इस प्रॉब्लम के लिए स्पीड ऑफ साउंड जो है 330 मीटर पर सेकेंड है। So given all of this data, find the let's say difference between the frequencies of the stationary and police sirens as perceived by the thief, not the actual obviously difference। वो क्या पूछूंगा मैं, 176 165। पॉइंट इसकी थीफ को ये दोनों, थीफ को ये 176 नहीं सुनाई देगा, कुछ और सुनाई देगा, और ना उसको ये 165 सुनाई देगा। तो जो भी है उसको सुनाई देंगे, उनका डिफरेंस तुम्हें बताना है, एज परसीव्ड बाय द थीफ। ठीक है। आंसर्स तुम लोग भेजोगे पोस्ट पे। Harshit, that might or might not be related to Doppler effect. Mostly it is not, because the plane is usually not approaching us when it is taking off, but it's usually to do with that it's going up to full power, and the motor running at full power is generally going to produce a sound of a higher frequency. It is not a perceived effect, it is an actual thing, that if the motor runs at full power, it will just sound like a higher pitch, because the fans, the turbines and everything are moving faster, so it will naturally produce a higher frequency sound. So can check the chart. So X and PS पे दिखा सकते हो।
Sir, सब म्यूटेड हो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि नहीं आशनी ये तो करेक्ट नहीं है, चिन्मय तेरा भी करेक्ट नहीं होगा शायद, पार तेरा करेक्ट होगा, देवयानी करेक्ट होगा, कुने करेक्ट होगा, परिजात करेक्ट होगा, अर्नव करेक्ट नहीं होगा, ओम करेक्ट नहीं होगा, प्रणव करेक्ट नहीं होगा। मैं देख लेता हूँ, मुझे आंसर पता नहीं, बट मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली डेटा चेंज कर दो तो बेटर आंसर आ जाएगा, विच आई कैन ऑल्सो वेरीफाई देन। डेटा चेंज करके आंसर बताओ, दैट विल बी अ मच नाइसर आंसर आई थिंक। तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है बुलिस का? पुलिस का कर लो अभी 170 कितना था मैंने बोला था 176 ना, 176. पुलिस का फ्रीक्वेंसी है 176 हर्ट्ज और स्टेशनरी का है 165 हर्ट्ज, सो आई थिंक नाउ यू विल हैव अ नाइसर आंसर। तो सेम ही आंसर आएगा ना? थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा आई थिंक, या ज्यादा एग्जैक्ट आ जाएगा, डेसिमल्स में नहीं आएगा मे बी इस बार। तो सेम ही आ रहा है थिंक जो पहले था ना। नहीं एग्जैक्टली सेम सर, कैसे आएगा? नहीं सर, डेसिमल नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, एग्जैक्टली सेम तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, वो तो पॉसिबल नहीं है, बट आई थिंक इस बार डेसिमल नहीं आना चाहिए। सही कह रहे हैं तो एकदम। मगर ठीक है, मैं सॉल्व भी कर दूंगा, अभी मुझे भी एग्जैक्टली तो पता नहीं है कौन सा आंसर करेक्ट है, तुम लोग करो सॉल्व। तो मैं भी सॉल्व कर ही लेता हूँ, फिर तुम लोग का आंसर भी मैं वेरीफाई कर पाऊंगा ठीक से। गिव मी अ मिनट। सर आई थिंक वो 176 की जगह 154 कर देंगे तो बेटर। हाँ सर, 154 अच्छा हाँ होगा। सर। हाँ सर। 154 इसकी जगह 154। हाँ सर. हाँ सर, फिर आंसर बहुत अच्छा है। कर लो 154 ले लो। लेट मी आल्सो सॉल्व इट।
चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो एक केस के लिए तो पहले ये वाला निकाल लेते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दे रहा है स्टेशनरी सायरन का। तो पहले वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू थीफ ले लेंगे ना सबका, विद रिस्पेक्ट टू थीफ मतलब -11 कर देंगे ना सबका वेलोसिटी, बिकॉज थीफ के फ्रेम में ढूंढना है ना। नहीं 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 नहीं, वो नहीं करोगे तुम। थीफ के फ्रेम में अगर तुम करोगे तो फिर तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। किया वो? नहीं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीफ था ना, परस्यूड बाय थीफ, तो मुझे लगा कि -11 करना है सब में। नहीं नहीं, वैसा नहीं करना है। जो फॉर्मूला है वही लगाना है डायरेक्टली, क्योंकि वेव के केस में एक चीज होती है जो ध्यान रखनी पड़ती है, मैं बोलता हूँ बाद में, बट एनीवे पहले मैं लगा देता हूँ इस पे कि फॉर द स्टेशनरी सायरन हमारा ये आएगा सिचुएशन की जो एफ प्राइम सुनाई देगा स्टेशनरी सायरन वाला, वो होगा 165, तो उसका फ्रीक्वेंसी है f0, और फिर सबसे पहले तो लिख लिया करो c प्लस c माइनस, ठीक है। अब ऊपर लिखना है वी डिटेक्टर, इस कॉन्फ़िगरेशन में डिटेक्टर थीफ है, और वो अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस लगाएंगे तो वो उसी की तरफ जा रहा है, तो ये +1 वेलोसिटी है, तो +11 लिख लिया तुमने वी डिटेक्टर, और वी सोर्स जो है स्टेशनरी सायरन है तो वो 0 है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये भी 11 का मल्टीपल है 15, और ये 11 का मल्टीपल है 22। सर 165 इंटू 2 330 डायरेक्ट जा रहा है। 165 इंटू 2 330 होता है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। और ऊपर मेरे पास आ गया 341/2, तो ये फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा, विच इज रफली स्पीकिंग सर वो 2 कट जाएगा अगले से, मैं कट जाएगा सर, इसको ऐसे हाँ नहीं, मैं सब्ट्रैक्शन में ले लूंगा उसको, वैसे ही मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूँ जस्ट टू सी कि कितना चेंज आ गया इसके मोशन से। ये हो जाएगा 170.5, राइट? यस सर। तो कम से कम 5 हर्ट्ज ज्यादा सुनाई दे रहा है इसको ये। अब आ जाते हैं पुलिस पे। तो पुलिस का चेंज फ्रीक्वेंसी इसको क्या सुनाई देगा? एक्चुअल है वो 154, C प्लस C माइनस, ऊपर आएगा डिटेक्टर। इस केस में डिटेक्टर फिर से थीफ है, लेकिन अब अगर इनके बीच में क्रॉस लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी अवे पॉइंटिंग है, तो ये एक -11 है, और पुलिस की वेलोसिटी क्रॉस की तरफ ही है, तो वो एक +22 है। सबको साइन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 319 319 और ये बन जाएगा 308 इंटू 154। आई थिंक ये भी इसका डबल है ना? हाँ सर। तो ये रफली इसको सुनाई देगी 9.5। 159.5 हर्ट्ज। तो ये कम हो गई है, ये भी बढ़ गई है एक्चुअली। ये इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ऑल्दो थीफ भाग रहा है पुलिस से, लेकिन पुलिस ज्यादा फास्ट आ रही है, तो वो ओवरकम कर दे रहा है फैक्ट नेट नेट।
अब पार तेरा ये वैल्यू नहीं आ रहा होगा फिर, है ना, रिलेटिव लेने से हाँ सर अलग ही आ रहा है। अलग ही आएगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ वेव्स के केस में रिलेटिव मोशन में जब सोर्स मूविंग होता है तो कहाँ पंगा होता है, इट इज नॉट एन इजी ट्रांसफॉर्मेशन। वेव्स के केस में रिलेटिव मोशन डज नॉट वर्क एग्जैक्टली। I mean, if you are only a detector of wave and you are moving, then relative motion just as it does with physical objects. But if you are the source, then relative motion is screwed up in the case of waves. And I'll tell you why that is. But in any case, जो delta f prime इसको सुनाई दे रहा है, वो basically 170.5 minus 159.5, which is I think 11 hertz. Yes, sir. ठीक है, तो आई होप सबको प्रॉब्लम समझ में आ गया हो। अब ये चीज मैं बोल देता हूँ, जो ये कर रहा था, तुम लोगों को पता है क्या कर रहा था, ये बेसिकली 11 को करके और इसको 11 कर दे रहा था, लाइक इसको रेस्ट पे लाके इसको 11 से ला रहा था। तो वो प्रॉब्लम का आंसर डिफरेंट आएगा, यानी ये जो सेकंड पार्ट है पुलिस का, अगर ये सोचे कि थीफ के फ्रेम में कर लेते हैं तो उसमें पंगा ही होने वाला है कि इसको डिफरेंट आंसर आ जाएगा। उसका कारण ये है कि तो वही रीजन है ना जो पीछे समझा था, दो केसेस में वही किया था। हाँ, बेसिकली वेव्स में क्या चीज होती है विच इज टू कीप इन माइंड, especially when the source is moving, you should be very cautious of doing relative motion, and the reason for that is कि फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है कि सोर्स का जो मोशन होता है वो उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर हो जाता है। लाइक इफ आई एम, मतलब अगर मान लो मैं डिटेक्टर हूँ केवल, मान लो कि भाई तुम यहाँ से खड़े होके मैं यहाँ से खड़े होके एक मेरे पास वो है वो एक कैनन टाइप है जो टेनिस बॉल फेंकता है, ठीक है, स्पेस में, और फिक्स स्पीड से फेंकता है, मान लो इसमें से टेनिस बॉल निकलता है 5 का स्पीड से, और ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है। तो 5 का स्पीड से जब मैं ये ठोकता हूँ, और मान लो कि तुम जो है अभी क्या कर रहे हो कि स्केटबोर्ड पे आ रहे हो तुम, ठीक है, तो अगर तुम भी 5 का स्पीड से आ रहे हो लेट्स से, तो जो टेनिस बॉल है वो तुमको 10 का स्पीड से लगेगा, ऑब्वियसली मेक सेंस, बॉल भी स्पेस में 5 का स्पीड से चल रहा है और तुम भी उसको 5 का स्पीड से आके ठोकोगे तो रिलेटिवली स्पीकिंग 10 का स्पीड से ठोकेगा तुमको। इसी में तुम डॉपलर इफेक्ट भी होते हुए देख सकते हो कि अगर ये हर 1 सेकंड बाद में ट्रिगर कर रहा हूँ तो हर 1 सेकंड में एक टेनिस बॉल निकल रहा है, और हर टेनिस बॉल 5 का स्पीड से चल रहा है, तो कोई भी दो एडजेसेंट टेनिस बॉल्स के बीच में 5 मीटर का स्पेसिंग हो गया स्पेस में। मैंने मान लो 4-5 बॉल्स एक साथ शूट कर दिए तो 5-5 मीटर के स्पेसिंग पे वो सब चल रहे हैं। तो अगर तुम स्टेशनरी रहते हो तो तुम्हें हर 1 सेकंड में एक टेनिस बॉल हिट होता है, यानी उतनी ही फ्रीक्वेंसी से हिट होता है जितना फ्रीक्वेंसी से मैंने ट्रिगर दबाया था। लेकिन अगर तुम टेनिस बॉल्स की तरफ आ रहे हो 5 का स्पीड से, तो जब तुम्हें एक टेनिस बॉल ठोकता है तो दूसरा 5 मीटर पीछे होता है, वो भी 5 से आ रहा है, तुम भी 5 से आ रहे हो, तो 5 का डिस्टेंस 1 सेकंड के बजाय आधे सेकंड में ही खत्म हो जाता है। तो टेनिस बॉल तुम्हें हर आधे सेकंड पे हिट करते हैं, सो यू फील लाइक आई एम ट्रिगरिंग एट अ मच फास्टर रेट। यही बेसिकली डॉपलर इफेक्ट है एक सेंस में। बट इफ आई एम द वन हु इज ऑन द skateboard and I am firing the tennis balls, the tennis ball comes out of the cannon at a fixed speed, क्योंकि वो तो कैनन के मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है कि भाई अंदर क्या प्रोपल्शन है, स्प्रिंग लोड होता है, व्हाटएवर होता है, तो कैनन के रिलेटिव तो वो 5 का स्पीड से ही निकालेगा। लेकिन अब यदि मैं स्केटबोर्ड करता हुआ भी आ रहा हूँ खुद 5 से, और फिर ये टेनिस बॉल निकलती है, तो इसकी एब्सोल्यूट स्पीड जो स्पेस में रहेगी वो 10 मीटर पर सेकंड रहेगी। अब अगर तुम्हें आके हिट करेगा, अगर तुम स्टेशनरी हो तो 10 का स्पीड से आके हिट करेगा। बेसिकली मेरा स्पीड बॉल को ट्रांसफर हो गया है, और बॉल में खुद अपना स्पीड है मेरे रिलेटिव, तो उसमें ऐड हो गया है, क्योंकि जब मैंने ट्रिगर दबाया भी नहीं था, बॉल कैनन के अंदर भी था, तब भी वो मेरे हाथ में था और मैं खुद 5 से जा रहा था, तो बॉल एब्सोल्यूट स्पेस में ऑलरेडी 5 स्पीड से चल रहा था। बट साउंड इज नॉट लाइक दैट, वेव्स आर नॉट लाइक दैट। वेव की स्पीड, सोर्स की स्पीड वेव की स्पीड को ट्रांसफर नहीं करी जा सकती है। इफ यू आर स्टेशनरी एंड येलिंग, if I'm stationary and yelling and sound goes at the speed of let's say 100 meter per second, then by standing on a skateboard that is let's say itself going at 50 meter per second and then I yell, I can't make sound go at 150 meter per second. This will not happen, क्योंकि वेव कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो पहले मेरे पास था और फिर मैंने उसको फेंका है या कुछ फिजिकली
वेव एक मीडियम में डिस्टरबेंस है, तो मैं अगर चलते चलते भी मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता हूँ, तो जहां पे भी मैं वो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता हूँ वो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक स्पीड पे ही प्रोपेगेट करता है, नो मैटर हाउ फास्ट आई मस्ट हैव बीन मूविंग, व्हेन आई डू प्रोड्यूस दैट रिपल इन अ पॉन्ड, it propagates at the speed of the ripple in a pond. It is not a physical object that can be given my speed also. तो अगर इस वाले केस में उसे 100 से ही फेंका तो फिर वेव विल मूव at 50 meters per second with respect to ground और 100 with respect to ground. क्या इस केस में, सेकंड केस में? हाँ सर. नहीं, wave will always move at whatever is the wave speed for that medium. Independent of the source का Yeah, velocity. it has nothing to do. You can't, the source cannot change the speed of the wave by moving. It can change the frequency of the wave by moving, or the wavelength of the wave by moving, because if the source is also moving, the wavelengths might be closer together or further together, but the speed at which the whole disturbance moves in the medium is a speed of the is a property of the medium, not of the source. Right. Every wave, you should think of every wave as a kind of a ripple in a pond, where to create the wave you simply tap on the pond. So now even if you are moving, you don't change. Whenever you tap, the ripples go at the same fixed speed. You can't change how fast the ripples propagate by yourself moving. The wave is not a physical object which I'm carrying with me and then throwing, right? It is a disturbance that I start at a particular place in the medium and then it goes at its own fixed characteristic speed. तो इसीलिए जब relative motion तुम कर रहे हो तो वो physical object के साथ possible है. ये दोनों cases का आंसर 5 है. चाहे मैं तुम्हारी तरफ मूव करूं, चाहे तुम मेरी तरफ मूव करो, प्रॉब्लम्स एनालॉगस हैं दोनों ही केस में. इस केस में अगर मैं स्टेशनरी हूं, ठीक है, और चिल करके खड़ा हूं, तो बोथ केसेस ball hits at 10, it's the same answer. For physical objects, motion is truly relative. Relative का मतलब क्या होता है? Not absolute. It doesn't matter who is the one who is doing the moving. Whether you are coming towards me at 5 or whether I'm going towards you at 5, it is completely analogous. It is the exact same situation. For physical objects, motion is truly symmetric, right? But for things like waves, motion is not truly symmetric. Me moving towards the wave is one kind of a thing, and the wave, I mean, me moving towards the source is one kind of an experience, and the source moving towards me is a different kind of an experience. The wave is not a physical object. Only in the case of physical objects. Waves are not physical objects. They are a propagation in a medium and they go at the speed of the medium. ठीक है? तो डॉपलर इफेक्ट में ये मत करना कि रिलेटिव मोशन डायरेक्टली लगा दो. जो फॉर्मूला है उसको लगाओ, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, जैसा भी दिया हुआ है सिचुएशन वैसे तुम कर सकते हो. ठीक है, ऑलराइट? Yes. अच्छा, अब डॉपलर के क्या क्या वेरिएशंस होते हैं? तो एक वेरिएशन डॉपलर की हो सकती है the first variation is the case of the echo. echo में क्या होता है कि मान लो मैंने कुछ चिल्लाया, echo तो सबको पता ही है. If there is a flat surface somewhere, vertically flat surface which can reflect the sound, then the sound will come, reflect from it, come back. This is basically wave reflection from a different medium, right? We have already discussed this with the case of wave on a string. So some of that energy will go into the, मान लो cliff है सामने या vertical rock face है, तो कुछ तो एनर्जी मेरा चिल्लाने का डिसिपेट हो जाएगा, रॉक में चला जाएगा, पेड़ में चला जाएगा, तो लेकिन कुछ पार्ट उसका वॉल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्लिफ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वापस आएगा और मेरे को एक सेपरेट साउंड, लाइक इन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ साउंड की तरह सुनाई देगा. तो मेरे को लगा उधर से भी कोई चिल्ला रहा है. ऑफ कोर्स देयर विल बी अ डिले बिकॉज़ साउंड विल हैव टू गो एंड देन स्ट्राइक द वॉल एंड कम बैक, एंड साउंड इज नॉट as fast as light, therefore there is a significant delay in it so that we can actually detect कि दोनों अलग अलग टाइम पे हो रहा है. लेकिन अब अगर मान लो कि हम मूव भी कर रहे हैं,
मतलब डॉपलर में पढ़ रहे हैं ना हम इसको। एको तो एक नॉर्मल इफेक्ट है, एको तो होता ही होता है कि भाई तुम चिल्लाओ और वो टकरा के वापस आ गया, दैट्स सिंपली अ रिफ्लेक्शन सिनेरियो। बट इसमें डॉपलर कहाँ से आएगा? डॉपलर तब आएगा जब रिलेटिव मोशन होगा। तो अब मान लो कि भाई तुम चिल्ला रहे हो, सामने क्लिफ है और तुम मूव भी कर रहे हो क्लिफ की तरफ, ठीक है? सो देन इट बिकम्स अ लिटिल इंटरेस्टिंग। व्हाट हैपेंस देन इज that if you are moving towards the cliff and then you yell or you play a siren, मान लो तुम गाड़ी में हो और तुम्हारे गाड़ी के ऊपर सायरन चल रहा है, ठीक है? तो एक तो तुम कार में हो तो तुम्हें ऑलरेडी वही सायरन सुनाई दे रही है, मतलब जो वेव डायरेक्टली तुम्हें मिल रही है, तो उसका तो वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा जो तुम्हें सुनाई देगा, जो उसका डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी है। लेकिन क्या होगा कि जब वो प्रोपगेट करता हुआ वॉल पे जाएगा तो पहले वॉल को ही वो फ्रीक्वेंसी नहीं रिसीव होगा जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वो एक मूविंग सोर्स से आया है, मतलब वो क्रेस्ट्स जो है बंच हो गए। तो भले ही वो यहाँ पे ऐसे 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 निकलते होंगे, लेकिन क्योंकि मूविंग कार था तो सब इधर बंच टुगेदर हो गए। तो जब वॉल को हिट किए वो क्रेस्ट तो काफी रैपिडिटी से हिट किए। तो वॉल, इफ यू ट्रीट द वॉल एज अ डिटेक्टर बिफोर यू रिफ्लेक्ट द वेव, you treat the wall as a detector, then you have to first apply Doppler to find out what frequency the wall receives. पहले ये बात समझ गए सारे लोग? Yes. मान लो मैं ये केस ले लेता हूँ, वॉल है ये और यहाँ से तुम अपना गाड़ी में जा रहे हो और तुम्हारा गाड़ी में सायरन चल रहा है, तो इसका मान लो F0 फ्रीक्वेंसी है और तुम जा रहे हो V से। तो पहले क्या होगा कि फर्स्ट treat wall as stationary detector, and car as moving source to find F prime received by wall। बराबर? तो पहले तुम एक डॉपलर लगा दोगे भाई, ठीक है? कैसे लगेगा वो? F prime is what? F0 तुमने एमिट किया, C प्लस C माइनस। अब डिटेक्टर वॉल है तो वो तो रेस्ट पर है, सोर्स तुम हो और अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस लगाएं तो तुम उधर ही जा रहे हो, तो प्लस V, ठीक बात है? बट अब क्या होगा कि ये जो रिसीव हुई फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी वॉल से, ठीक है? तो देन द लॉजिक इज बेसिकली दिस। एको वाले डॉपलर प्रॉब्लम्स का जो बेसिक लॉजिक है वो ये है, की आइडिया जो है वो ये है, one second, the wall becomes, and this will work even in the case when the wall is moving. Of course there is no moving wall as such in reality, but to make a problem more complicated they will basically say गाड़ी भी चल रही है, वॉल भी चल रही है, हवा भी चल रही है। हवा वाला केस हम देखेंगे भी बाद। तो अगर वॉल भी चल रही है तो भी ये जनरल आइडिया करेक्ट है। बेसिक आइडिया ये है सारे एको प्रॉब्लम्स का कि वॉल बिकम्स अ सोर्स of the frequency that it receives। समझ गए तुम लोग? यानी अब तुम वॉल को एक सोर्स बना दो। तो अब सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि वॉल जो है अब एक सोर्स टाइप है और उससे जो साउंड निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वही एफ प्राइम जो तुमने पीछे कैलकुलेट किया। और अब दूसरा डॉपलर लगेगा with you as the detector, moving detector, and wall as a stationary source. In this case, the wall being a stationary source, but the wall can also be a moving wall, in which case it becomes a moving source. तो अब तुम फिर से अब F डबल प्राइम जो तुमको रिसीव होगी, यानी जो एको का फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा F प्राइम, तो वॉल का फ्रीक्वेंसी है, यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो वो एमिट कर रहा है, एमिट नहीं कर रहा है, सिंपली रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट व्हाटएवर। और अब इस केस में डिटेक्टर कार है और उधर जा रही है, तो ये प्लस V हो जाएगा, और सोर्स वॉल है तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन F प्राइम हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये तो C प्लस V है, और F प्राइम मैंने पीछे निकाला था, वो है C बाय C प्लस V इंटू F0। ये है C प्लस V बाय C, और वो है C बाय C माइनस V इंटू F0। तो बेसिकली है
ये इफेक्ट हो गया होगा यहाँ पे, ये एको फ्रीक्वेंसी जो हमको सुनाई देगा एज अ मूविंग डिटेक्टर। सबको लॉजिक समझ में आ गया इसका? यस सर। पीछे वाला पेज देख लो, फिर मैं प्रॉब्लम देता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग ट्राई करो ये प्रॉब्लम। ये मैं ऐसे ही बना के दे रहा हूँ रैंडम, जस्ट फॉर यू टू प्रैक्टिस द होल थिंग। वॉल है और इधर से भाई हम आ रहे हैं साइकिल पे मान लो, या बाइक पे गाना गाते हुए। तो हम जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं वो मान लो है 200 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज, और हम जो स्पीड पे जा रहे हैं वो है, ये है वी मैन, और ये स्पीड है मान लो 22 मीटर पर सेकेंड, एंड एट द सेम टाइम वॉल है जो हमारी तरफ आ रहा है, मे बी इट्स अ whatever truck or something which has a speed of v wall is equals to 11 मीटर पर सेकेंड, धीरे धीरे आ रही है। तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी of the echo received by the cyclist। C इस प्रॉब्लम के लिए 330 मीटर पर सेकेंड। करो इसको।
अर्नव गंदा ही आंसर आएगा, रैंडम डेटा मैंने लिख दिया है. So many of you are getting a similar answer. Let's see. I'm not sure. Miraj, Chinmay, Mitali, Pranav, Devyani, Bhavya, Abhijit, Ashni. All of you are getting the same value. I'm assuming it's correct. हर्षित तेरा डिफरेंट आ रहा है, तेरा और किसी और का सेम आ रहा था. कौन आ गया आगे? नहीं, ओम भी वही आ रहा है सेम. एकांश तेरा भी, तेरा डिफरेंट आ रहा है. चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको, मुझे भी नहीं पता आंसर क्या है इसका. We just solve this now. So this is like the previous problem. ठीक है, इसने तेरा भी वही आ रहा है तो होगा वही करेक्ट. फिर 268.7 या 268 आ रहा है बहुत सारे लोगों का. I'm assuming that's the correct answer. Let's just see. इस केस में बस एक वेरिएशन है कि पहले वाले डॉपलर में वॉल खुद एक मूविंग सोर्स डिटेक्टर होगा. यहाँ पे मैंने उसको स्टेशनरी डिटेक्टर लिया था, लेकिन अब वो मूविंग है तो वो मूविंग डिटेक्टर होगा. फिर उसको एक फ्रीक्वेंसी मिलेगा, वो फ्रीक्वेंसी का वो सोर्स बनेगा और फिर वो एक मूविंग सोर्स होगा सेकंड केस में भी. बस दैट्स द ओनली चेंज. सो पहला केस में है वॉल रिसीव्स, तो पहले वॉल को क्या मिलेगा? वॉल को मिलेगा 220 और 330 प्लस 330 माइनस. अब डिटेक्टर कौन है इस केस में? वॉल है, और वॉल सोर्स की तरफ जा रहा है, बीच में अगर क्रॉस लगा है तो उसका जो 11 है वो प्लस है. और सोर्स कौन है? साइक्लिस्ट है, और साइक्लिस्ट भी उधर की तरफ जा रहा है तो वो भी एक प्लस 22 हो गया. बराबर. तो दिस गिव्स मी अगेन आई विल हैव 341/308 टाइम्स 220 which again will give me 22 का ये 8 होगा. 22 क्या था? 11 का 22 था ना ये. 11 से 220 और 11 से 22 नहीं 28 11 से, राइट? हाँ करेक्ट. ये हो गया 14 10 5 और 7. आई डोंट थिंक 734 341 से जाता होगा, बट बेसिकली 341 into 5/7 आ गया हमारा. ये वॉल को मिला. अब आइडिया क्या था हमारा? की आइडिया वॉल बिकम्स द सोर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इट रिसीव्स. तो बना दो उसको. अब जो है पार्ट 2 हो गया वॉल emits, cyclist receives. सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी. तो इसमें क्या होगा? साइक्लिस्ट को क्या सुनेगा? जो वॉल एमिट कर रहा है. वॉल क्या एमिट कर रहा है? एफ प्राइम. और फिर से 330 प्लस 330 माइनस. अब कौन है डिटेक्टर? अब साइक्लिस्ट है डिटेक्टर. ठीक है, आवाज आ रही तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अभी साइक्लिस्ट है डिटेक्टर, तो वो जा रहा है वॉल की तरफ ही, तो दैट्स अ प्लस 22. और वॉल जो है वो जा रहा है साइक्लिस्ट की तरफ, सो दैट्स अ प्लस 11. ठीक है, बस यही वेरिएशन था इसमें. अब हम डाल देंगे सारे वैल्यूज. ये हो गया 352/319 टाइम्स एफ प्राइम आया था पीछे क्या? 341 into 5/7. तो अब जो भी इससे आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर है. ये 11 से जाना चाहिए. 29, ये भी 11 से जाता है. 31 और बाकी तो कुछ नहीं जाएगा, तो अब करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई. देख लेते हैं क्या आ रहा है इससे आंसर. कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ मैं. 352 into 31 into 5. 352 into 31 into 5 divided by 29 divided by 7. 268.7.
अप्रोक्सीमेटली 268.76 कुछ आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 268.7 लिख दो। दैट्स दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द एको। खुद उसने 220 एमिट किया, फिर वॉल ने उससे थोड़ा हायर फ्रीक्वेंसी रिसीव किया होगा, और फिर वॉल ने उसको एमिट किया, तो फिर इसने उससे भी थोड़ा हायर फ्रीक्वेंसी रिसीव किया होगा। तो बीच वाला कैलकुलेट करते 341 इंटू 5/7, तो ये 268 के बीच 268 और इसके बीच में आ रहा है, ये मैं देख लेता हूँ। 341 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, दैट्स 243, करेक्ट। तो 222 जो है, 220 जो है जो उसने एमिट किया, वो पहले 243 बना, क्योंकि वॉल और साइकिल्स दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, तो वॉल को 243 मिला। फिर वॉल ने एज अ मूविंग सोर्स 243 फेंका, तो फिर मूविंग साइकिल को 268.7 हर्ट्ज की तरह रिसीव होगा। ठीक है, सबको समझाए क्वेश्चन कैसे गया? Yes, sir. हाँ चिन्मय, of course they will give you nicer numbers, they would have pre-solved them. This is just I made up a random problem and gave random data. आईआईटी में जब आएगा इस टाइप का एक आया था, इस टाइप वो जो थीफ और पुलिस वाला प्रॉब्लम था ना, वो आईआईटी में आया था, लेकिन वो फॉर्म में नहीं था, डिफरेंट था। उसका डेटा जो दिया था उन्होंने वो वही टाइप का डेटा था। मैंने दूसरा वेरिएशन कर दिया उसमें। आईआईटी में वो दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आया था। तो व्हेन यू रोट दैट डेटा, इफ यू सी दैट प्रॉब्लम, व्हेन यू रोट दैट डेटा, एवरीथिंग बेसिकली कैंसल्ड आउट। So they will give you nice data, not to worry about that. Usually they give you nice data. तो ठीक है, बस एक चीज और बता देता हूँ मैं, another quick variation on the Doppler effect, and then we'll call it a day. फिर नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा बस एक छोटा टॉपिक और बचा है साउंड में, तो नेक्स्ट लेक्चर के शुरू में जो है हमारा साउंड खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, दूसरा जो वेरिएशन है, वेरिएशन 2, इज द केस ऑफ विंड, या ब्रीज लिखा होगा या विंड लिखा होगा, जो भी, बेसिकली हवा चल रही है। ठीक है, साउंड तो प्रोपोगेट हो ही रहा है, बट जो मीडियम है वो स्टैटिक नहीं है, वो खुद एक मूविंग मीडियम है। तो मान लो कि सिचुएशन ये है कि ये जो बंदा है ये चिल्ला रहा है मेगाफोन लगा के, और ये इसको सुन रहा है या नहीं सुनना चाह रहा है, व्हाटएवर। और एट द सेम टाइम इधर जो है हवा भी चल रही है। ठीक है, वी विंड से इसके बाल उड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या इफेक्ट आता है? अब इसमें भी देखो, एक्चुअली वो भी हो सकता है, ऑब्वियसली दे कैन ऑल्सो, इन जनरल दे विल ऑल्सो हैव समथिंग लाइक, नॉट ओनली इज दिस गाय, नॉट ओनली इज देयर विंड, द गाय हु इज येलिंग इज ऑल्सो स्केटबोर्डिंग, राइट? मतलब मोशन ऑफ द सोर्स या मोशन ऑफ द डिटेक्टर तो रहेगा ही डॉपलर इफेक्ट में। सो दिस गाय इज ऑल्सो मूविंग एट लेट्स से वी सोर्स, एंड मैं जनरल केस कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, ये भी जो है स्केटबोर्ड पे है, और ये मान लो वी डिटेक्टर से जा रहा है। तो सब कुछ हो रहा है इसमें, सोर्स भी चल रहा है, डिटेक्टर भी चल रहा है, हवा भी चल रही है। या ऐसा वेरिएशन बना सकते हैं कि सोर्स चल रहा है और वॉल है वो भी चल रही है और हवा भी चल रही है, तो एको भी आ रहा है। बेसिकली विंड को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, यानी मोशन ऑफ द मीडियम को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। फिर उसमें जो भी हो रहा हो, चाहे सोर्स मूविंग, डिटेक्टर मूविंग, एको हो रहा है, वॉटेवर हो रहा है, वो सब तुम कर सकते हो। तो एक बस मॉडिफिकेशन होगी डॉपलर के फॉर्मूला में। तो विंड मूविंग को दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तुम लोग जैसे चाहो, विच एवर मेथड यू प्रेफर यू कैन यूज। वन मेथड इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द फ्रेम ऑफ द विंड। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करना है कि स्पीड ऑफ साउंड को भी तुम्हें मॉडिफाई करना पड़ेगा। आई मीन स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअली विंड के फ्रेम में सेम ही रहेगा। अगर मैं कर रहा हूं विंड फ्रेम में, मान लो given this particular situation with the wind going to the right and all, तो क्योंकि मैं विंड के ही फ्रेम में हूं, तो स्पीड ऑफ साउंड मेरे को क्या मिलेगा, सी या सी से डिफरेंट? साउंड तो एयर में ही प्रोपोगेट करता है, और ये एयर ही है जो चल रही है, जिसको विंड बोल रहे हैं। तो अगर हम एयर के ही फ्रेम में हैं, तो हमें स्पीड ऑफ साउंड ही दिखेगा। यस सर। अग्रीड? तो विंड फ्रेम में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो तुम स्पीड ऑफ साउंड ही लोगे, लेकिन वी सोर्स जो है इन द विंड फ्रेम, वो तुम क्या लोगे? विंड उधर जा रही है, तो विंड के फ्रेम में बेसिकली ये जो है तुम्हें दिखेगा वी सोर्स माइनस वी विंड, राइट?
विंड का फ्रेम में जाना, किसी भी फ्रेम में जाने का जो क्विक तरीका होता है वो ये होता है कि उसको, उस वेक्टर को उल्टा करके सब पे चिपका दो, तो विंड तो रेस्ट पर आ जाएगी, इसको पीछे लग जाएगा, तो ये vs माइनस वी विंड से इस तरफ जा रहा होगा और ये vd प्लस वी विंड से इधर जा रहा होगा। सब लोग समझे? और मान लो एफ नॉट फ्रीक्वेंसी बजा रहे, तो अब जब डॉपलर लगाएंगे हम कि क्या सुना उसने, तो एफ नॉट इधर आया, सी तो सी ही रहा प्लस माइनस, लेकिन डिटेक्टर जो है वो vd प्लस वी विंड हो गया और सोर्स जो है वो vs माइनस वी विंड हो गया पॉजिटिव, क्योंकि मैंने इसको उधर लिया हुआ है, मैंने अज्यूम किया है कि vs वी विंड से ज्यादा है तो ये अभी भी इधर ही जा रहा है और दैट्स अ पॉजिटिव, तो आई एम पुटिंग अ पॉजिटिव साइन, नॉट अ नेगेटिव साइन। On the other hand, you can also do it in the ground frame. If you do it in the ground frame, then the speed of sound in the ground frame will be what? अब देखो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा डिटेक्टर किस तरफ है, डिटेक्टर इस तरफ है तो साउंड इधर जा रही है और विंड भी इधर जा रही है, तो एक्चुअली जो डिटेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड का स्पीड होगा वो सी प्लस वी विंड हो जाएगा, समझे तुम लोग? Yes, sir. साउंड विंड में चल रहा है सी से और विंड खुद वी डब्ल्यू से जा रही है, तो इसको जो साउंड रिसीव होगा फास्टर रिसीव होगा। अगर ये इस साइड होता या विंड इधर चल रही होती तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ साउंड में से वी विंड माइनस कर देते, और वी ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिटेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो सब फिक्स्ड है, अब वो वी एस है, और वी ऑफ डिटेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो वी डी है, उनमें कोई चेंज नहीं है, बस स्पीड ऑफ साउंड मॉडिफाई हो गया है। अब जब तुम फॉर्मूला लगाओगे एफ प्राइम तो क्या होगा उसमें, एफ नॉट तो एफ नॉट रहेगा, लेकिन अब स्पीड ऑफ साउंड ही सी प्लस वी डब्ल्यू है, और फिर आगे की बात होगी कि प्लस वी डिटेक्टर कितना है वी डी और माइनस वी सोर्स कितना है वी एस विद साइन कन्वेंशन, सो यू विल सी यू विल एंड अप विद द सेम थिंग जो यहाँ लिखा है, लेकिन क्लबिंग अलग है, यहाँ पे सी और वी डब्ल्यू साथ में जाते हैं एज स्पीड ऑफ साउंड एंड बी डी वी एस अलग अलग रहते हैं एज द मोशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे वो वीडी और वी डब्ल्यू आपस में मिल के डिटेक्टर वी विंड जो है डिटेक्टर और इसके साथ चला जाता है, साउंड का स्पीड अपना ही रहता है क्योंकि तुम विंड फ्रेम में कर रहे हो। I mean, whether you do it via this method or this method, you get the same answer. It's up to you, whichever you find more, whatever natural for your end. ठीक है, सबको समझ में आ गया लॉजिक इसका क्या है? Yes, sir. Yes. ऑल राइट, ठीक है, फिर आज के लिए खत्म करते हैं। तो एंड आई फॉरगॉट टू सेंड यू होमवर्क यस्टरडे, अब आज मैं भेज दूंगा तुम लोगों को अभी थोड़ी देर में, ठीक है, क्योंकि काफी सारा हो ही गया है, एक आध टॉपिक ही बच रहा है हमारा इसमें, सो यू कैन बेसिकली डू दोस प्रॉब्लम्स, ठीक है। सर आप वेडनेसडे तो- डाउट्स में क्या लोगे? वेडनेसडे जो है एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ आफ्टर दिस, हाँ चिन्मय आफ्टर दिस वे ऑप्टिक्स, वेडनेसडे का लेक्चर का मैं सोच रहा हूँ कि मैं रेगुलर ये रखूंगा, हाँ सर चलेगा सर। रेगुलर थ्योरी लेक्चर रखूंगा, Yes, sir. क्योंकि इस वीक में सैटरडे को मेरा लेक्चर नहीं रहेगा, मैं ऑफ उस दिन, तो उसको कवर करने के लिए हम लोग वेडनेसडे के लेक्चर को रेगुलर थ्योरी लेक्चर रख लेंगे, क्योंकि वैसे भी अभी डिस्कस करने को उतना है नहीं, तुम लोग एक बार पूरा कर लो इसको साउंड आउट खत्म, फिर अपन डिस्कशन कर लेते हैं उसका नेक्स्ट वीक में भी, ठीक है। Yes, sir. तो बेसिकली नेक्स्ट वेडनेसडे वाला लेक्चर इज योर रेगुलर लेक्चर इन द आफ्टरनून, इट्स अ रेगुलर थ्योरी लेक्चर, ठीक है फिर चलो, ऑल राइट, बाय बाय, थैंक यू। सर हाँ से तो बोलो, सर आउट है बोलो बोलो। सर, मतलब आपने बोला ना कि मोशन इज नॉट ट्रूली रिलेटेड टू केस ऑफ वेव, वो क्यों होता है? हाँ हाँ सर वो क्यों होता है? क्या मोशन इज नॉट रिलेटिव, क्या इन केस ऑफ वेव? मोशन इज नॉट रिलेटिव इन द केस ऑफ वेव क्यों बोला मैंने, ये कह रहे हो? हाँ। क्योंकि वही बात है ना, बिकॉज लाइक आई एक्सप्लेन, रिलेटिव तब होना पॉसिबल है उसका जब वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो चीज की बात हो रही है, तो चाहे वो मूव करे चाहे मैं मूव करूं, मतलब रिलेटिव मोशन तभी काम करता है जब मैं अपना मोशन दूसरा चीज को हैंड ओवर कर सकता हूँ, लाइक if I can throw a ball at a speed of 10 meter per second, then if you put me on a truck which is already going at 10 meter, मतलब वही क्वेश्चन है कि हैंड ओवर क्यों नहीं होता है वेव में? हैंड ओवर क्यों नहीं होता है वेव को? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वेव कोई चीज नहीं है जो मेरे पास था पहले,
वेव एक डिस्टरबेंस है जो मैं मीडियम में प्रोड्यूस करता हूँ, सो इट इज अ रिजल्ट ऑफ माय इंटरैक्शन विद द मीडियम। मीडियम तो सब तरफ ही है, वो तो स्टेशनरी है, मैं उसमें चल रहा हूँ। अब जब मैं डिसाइड करता हूँ कि वेव प्रोड्यूस किया जाए, तो मैं मुंह खोल के चिल्लाता हूँ या मैं हाथ से पानी का सरफेस को टच करता हूँ, तो मीडियम तो वहां पे है ही, और मीडियम में किसी भी वेव का प्रोपगेशन का स्पीड मीडियम डिपेंडेंट स्पीड है। तो मैं चाहे तेज चल रहा हूँ चाहे धीरे चल रहा हूँ, अल्टीमेटली इट इज नॉट, द वेव इज नॉट समथिंग दैट आई वाज कैरिंग विद मी। इट इज नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल अ मटेरियल एंटिटी, राइट? इट हैज नो मास, आई कांट ग्रैब इट, इट इज नॉट some physical object. So since I can't keep it with me, I can't give it my motion also. अगर मैं उसको जेब में डाल के चल नहीं सकता, तो मेरे स्पीड पे कैसे आएगा वो, right? Okay. It is a result of my interaction with the medium that is all around me. मीडियम तो हर तरफ है, चाहे मैं रेस्ट पे हूँ चाहे मैं चल रहा हूँ, मीडियम मेरे सब तरफ है। अब जब मैं उससे इंटरैक्ट करता हूँ, तो ऐसा थोड़ा CGI मैट्रिक्स टाइप वाइब लो कि सब तरफ कुछ एक स्ट्रिंग से हैं और तुम जा रहे हो, तुम जैसे ही किसी स्ट्रिंग को टच करते हो तो वो कहानी शुरू हो गई, तुम तो चले जाओगे उधर से, लेकिन वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा और उससे बाकी स्ट्रिंग वाइब्रेट करेंगे, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? हाँ सो समझा। ठीक है। सो संडे के टेस्ट में साउंड आने वाला है। संडे को तुम लोग का क्या TWT है वेव्स का? यस सर। नहीं, साउंड नहीं आएगा उसमें, मैं कंफर्म करके बताता हूँ फिर भी, ठीक है, ग्रुप में बता दूंगा। या ओके सर नेक्स्ट वीक ही है TWT आई थिंक। ये वीकेंड पर ही है, आने वाला वीकेंड पे? नहीं सर, नेक्स्ट वीक संडे। नेक्स्ट अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं, मैं बात कर लेता हूँ बाकी लोग का क्या हुआ है बाकी बैचेस में, तो उस हिसाब से देख लेंगे, तब तक तो हो ही जाएगा अपना। लेकिन एक्चुअली नहीं होगा, हाँ नहीं आएगा। फ्लैगशिप का तो अभी वेव्स ही चल रहा है ना, वेव ऑन अ स्ट्रिंग ही चल रहा है उन लोग। आई एम नॉट श्योर बाकी अदर बैचेस का क्या चल रहा होगा, बट डेफिनेटली फिर साउंड तो नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जितना भी आएगा मैं बता दूंगा तुम लोगों को, ग्रुप पे बता दूंगा। अगर शुरू का उनका हो गया होगा तब तक मे बी 1-2 लेक्चर तो शुरू का पार्ट डाल सकते हैं, साउंड का बेसिक्स जो था, बट जितना भी आएगा वो मैं बता दूंगा ग्रुप पे। सर एक्चुअली वेव्स तो 19th वाले उसमें आ रहा है 9, TWT। ठीक है, उससे पहले क्या है फिर? 5 सितंबर वाले में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स फिर से है। अच्छा, तो इधर वाला नहीं है फिर, तो कोई दिक्कत नहीं। 19th को है ये वाला वेव्स वाला TWT। हाँ सर। 19 तक तो उनका साउंड के हो गए होंगे 3-4 लेक्चर आई थिंक, तो उतना आ जाएगा फिर उसमें। या ओके सर। बता दूंगा मैं ग्रुप पे जब आने वाला होगा TWT उस वीक में, आई विल लेट यू गाइस नो कितना आ रहा है, कहाँ तक देख लो, ठीक है।